मौजूदा वक्त में हमें भारतीय राजनीति की बिल्कुल अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। सत्ताधारी एनडीए को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन की स्थापना की है। इस अलायंस की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें 25 से ज्यादा विपक्षी दल शामिल हैं। विपक्षी दलों की यह कवायद हमें 46 साल पुरानी बात याद दिलाती है, जब नेशनल इमरजेंसी के बाद देश में चुनाव हुआ था और तब तमाम विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी की सरकार को चुनौती देने के लिए जनता पार्टी का गठन किया था। यानी आप कह सकते हैं कि 4.5 दशक बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 2024 में नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन 46 बरस पहले जो कुछ हुआ उसने हिंदुस्तानी सियासत की सीरत और सूरत दोनों को बदल कर रख दिया था। इतिहास गवाह है कि आजादी के 75 साल में भारतीय राजनीति पर अगर किसी दल ने सबसे लंबे समय तक राज किया तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसे हम आम तौर पर कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पाएंगे कि कांग्रेस ने करीब 50 साल तक एक छत्र राज किया। कांग्रेस के दबदबे को देखकर एक समय तो ऐसा लगा था कि भारत एक दलीय व्यवस्था वाला देश बनकर रह जाएगा, क्योंकि नेहरू और इंदिरा की कांग्रेस को चुनौती पेश करने वाले दूर दूर तक नजर नहीं आते थे। 1969 में जब कांग्रेस पार्टी दो फाड़ हुई, तब ऐसा लगा था कि इंदिरा कमजोर पड़ गई हैं और अब कांग्रेस अपने पुराने वर्चस्व को कायम नहीं रख पाएगी। लेकिन 1971 में जब समय से एक साल पहले चुनाव हुआ, तब कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत मिला और जिस इंदिरा को गूंगी गुड़िया कहा गया था, उसने विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए। लेकिन सत्ता की ताकत हमेशा एक जैसी कहां रहती है। धीरे धीरे नए नए क्षत्रप पैदा होने लगे। ये पार्टियां राज्यों में कांग्रेस की जगह लेने लगी। देखते देखते कांग्रेस की राजनीतिक जमीन छोटी होती चली गई। एक तरफ कांग्रेस का कद घटने लगा और दूसरी ओर राजनीति में ऐसे ऐसे सितारे उभरने लगे जिनके पास न तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि थी और न ही चुनाव में खर्चने के लिए कोई कानून का खजाना। लेकिन फिर भी सियासत के ये सितारे न सिर्फ राज्य से लेकर केंद्र तक की राजनीति में विरोधियों को धूल चटाते गए, बल्कि सत्ता की चाबी अपनी जेब में लेकर चलने लगे। कोई किंग मेकर कहलाया तो कोई सामाजिक न्याय का मसीहा। नमस्कार, मैं हूं अमृत उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इतिहास गवाह है। पिछले एपिसोड में हमने 1975 के आपातकाल की पूरी कहानी बताई थी। आपातकाल की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई थी, उस पर बात की थी। आपातकाल के बाद के हालात कैसे रहे, उस पर भी चर्चा हुई। आज के एपिसोड में हम भारत की राजनीतिक यात्रा को समझेंगे। खासकर आपातकाल के बाद सियासत ने कैसे करवट ली, उसे समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बहुमत हासिल करने में कामयाब हुई, तब लोगों को खूब हैरानी हुई। हैरानी की वजह थी कि आखिरी बार 1984 में कांग्रेस 404 सीटों के साथ अकेले दम पर बहुमत लेकर आई थी। यानी इस घटना को घटे जमाना बीत चुका था। इसके बाद केंद्र में जोड़ तोड़ की राजनीति का एक सिलसिला चल पड़ा और यह अभी तक जारी है। अगर इस हैरानी की वजहों को गहराई से समझना है तो हमें कई दशक पीछे जाना होगा। असल में आजादी के बाद 3 दशक तक केंद्र और राज्यों की राजनीति में कांग्रेस की तूती बोलती रही। कांग्रेस का दबदबा कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा इस बात से ही लगा लीजिए कि 1967 को छोड़कर सभी चुनावों में कांग्रेस की 300 से ऊपर सीटें आईं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की 404 सीटें आई। ऐसा प्रचंड बहुमत भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी भी दल को नहीं मिला था। कांग्रेस का राजनीतिक रसूख कितनी बुलंदियों पर था, यह इससे समझा जा सकता है कि कोई विपक्षी पार्टी उसके सामने टिकती ही नहीं थी। 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया महज 16 सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी। 1957 में इसी पार्टी को 27 तो 1962 में महज 29 सीटें मिली। तब भी यह पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी दल थी। 1967 में सी राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी
44 सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब कांग्रेस दो फाड़ हो गई। ये अहम मोड़ आया 1969 में। असल में 1967 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। उस समय कांग्रेस में कुछ बुजुर्ग नेताओं का सिंडिकेट हावी था। 1960 के दशक में कांग्रेस के भीतर कुछ प्रभावशाली नेताओं के समूह को सिंडिकेट नाम दिया गया। ये वे कांग्रेसी नेता थे जो पार्टी के संगठन पर नियंत्रण रखते थे। इनमें के कामराज, अतुल्य घोष और एन संजीवा रेड्डी जैसे नेता थे। ये बुजुर्ग नेता इंदिरा गांधी को कोई खास तवज्जो नहीं देते थे। कभी कांग्रेस में रहे राम मनोहर लोहिया के शब्दों में इंदिरा गांधी की भूमिका गूंगी गुड़िया से ज्यादा नहीं थी। पार्टी में उनको सुनने वाले बहुत कम थे। 1969 में जब राष्ट्रपति चुनाव होना था तब इंदिरा चाहती थीं कि वीवी गिरी राष्ट्रपति बने, पर पार्टी में सक्रिय सिंडिकेट की पहली पसंद नीलम संजीव रेड्डी थे। ऐसे में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने 6 सदस्यीय बोर्ड में जबरन वोटिंग कराई। नतीजा 4-2 से सिंडिकेट के पक्ष में रहा। कांग्रेस ने रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी समझ गईं कि ये कदम उन्हें पार्टी में कमजोर करने और प्रधानमंत्री दफ्तर से बाहर करने के लिए उठाया जा रहा है। उधर उपराष्ट्रपति रहे वीवी गिरी ने ऐलान किया कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। इसमें इंदिरा को एक मौका दिखा। अपनी पार्टी से इंदिरा ने बगावत कर ली। वो अंदरूनी तौर पर रेड्डी के बजाय गिरी को सपोर्ट करने लगी। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए। हालांकि बाद में 1977 में रेड्डी जनता पार्टी सरकार में राष्ट्रपति बने। गिरी के चुनाव जीतने के बाद सिंडिकेट ने इंदिरा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया। फिर क्या था, इंदिरा ने भी कांग्रेस के 2 टुकड़े कर दिए। इंदिरा की पार्टी का नाम रखा गया कांग्रेस आर और दूसरी पार्टी हो गई कांग्रेस ओ। के कामराज कांग्रेस ओ के अध्यक्ष बने। तब लगा कि अब कांग्रेस के बुरे दिन आ गए हैं, क्योंकि तब इंदिरा गांधी राजनीति में बिल्कुल नहीं थी। लेकिन यह भविष्यवाणी दूर की कौड़ी साबित हुई। इंदिरा ने अगले 1.5 साल में अल्पमत की सरकार चलाई और जब खतरा बढ़ने का एहसास हुआ तो 1971 में समय से पहले आम चुनाव करा लिया। इंदिरा 354 सीट के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में वापस लौट गई। इस चुनाव में भी सबसे बड़े विपक्षी दल को महज 25 सीटों से संतोष करना पड़ा। कांग्रेस ओ 16 सीट पर ही सिमट गई। कांग्रेस की मुश्किलों का दौर शुरू हुआ 1977 में, जब नेशनल इमरजेंसी के बाद पहला आम चुनाव हुआ। अगर इस चुनाव को भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। यह पहली बार था जब कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई थी। पहली बार था जब कोई सिटिंग पीएम अपनी सीट हार गया था। और यह भी पहली ही बार था जब केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार की आमद हुई। जब चुनाव का ऐलान हुआ तब कई विपक्षी नेता चुनाव के बहिष्कार के पक्षधर थे, क्योंकि चुनाव के लिए महज 2 महीने का वक्त था। इतने कम वक्त में जेल में बंद विपक्षी नेताओं के लिए चुनाव लड़ना कोई आसान बात नहीं थी। उनके पास 2 दिक्कतें थी। पहली, विपक्षी दलों के पास चुनाव लड़ने के लिए धन नहीं था, और दूसरी, उनके पास सभी सीटों पर लड़ने के लिए मुनासिब उम्मीदवारों की भी कमी थी। लेकिन जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, जनेश्वर मिश्र जैसे दिग्गजों का कहना था कि हम जनता के भरोसे चुनाव लड़ेंगे। इनका मानना था कि लोकतंत्र को मजबूत करने और इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करने के लिए चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। कांग्रेस से 2-2 हाथ करने के लिए जनता पार्टी का गठन हुआ और फिर सभी अलग अलग दलों ने उसमें अपना विलय कर लिया। इसमें जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई का जनमोर्चा, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय लोकदल, भारतीय जनसंघ जैसे तमाम दल जुड़ गए थे। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि न तो जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन था और न उसके पास कोई चुनाव चिन्ह था। इससे भी ज्यादा रोचक बात यह कि पार्टी का गठन चुनाव की घोषणा के बाद हुआ था। इस कारण नेताओं ने चुनाव आयोग को केवल इतना बताया था कि हमने पार्टी बना ली है और चुनाव चिन्ह किसी दूसरी पार्टी से उधार ले लिया है। आयोग ने भी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी। चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल का चुनाव चिन्ह हलधर किसान जनता पार्टी का चुनाव निशान बन गया और इसी पर 1977 का चुनाव लड़ा गया। अतीत का यह रोचक किस्सा राजनीति के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। बहरहाल, इस चुनाव में विपक्षी जुटान ने सत्ता पलट दी। जनता पार्टी को 295 सीटों के साथ बहुमत मिला और कांग्रेस 154 सीटों पर सिमट गई। इंदिरा गांधी रायबरेली से अपना चुनाव हार गईं।
जिस राजनारायण के चलते 1975 में उनकी सांसदी रद्द हुई थी, उन्होंने इस बार 50,000 से ज्यादा मतों के अंतर से इंदिरा को मात दे दी थी। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार काबिज हो गई, लेकिन इस चुनाव से सिर्फ गैर कांग्रेसवाद का उदय नहीं हुआ, बल्कि ऐसे ऐसे नेताओं की राजनीतिक जमीन तैयार हुई जिन्होंने आगे चलकर भारतीय राजनीति को बदल कर रख दिया। 1977 के चुनाव ने भारतीय राजनीति को सिर्फ इस रूप में नहीं बदला कि यहां से गैर कांग्रेसी सरकार का आगाज हो गया, बल्कि यहीं से पिछड़े वर्ग की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति में गूंजने लगा। असल में आपातकाल के बाद जब विपक्षी दलों ने कांग्रेस के खिलाफ गोलबंदी शुरू की, तब उसमें समाजवादी दलों की बड़ी भूमिका थी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से मिलकर बनी सोशलिस्ट पार्टी और दूसरे समाजवादी दल पिछड़े और दलितों की बात करते थे। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया नारा लगवाते थे, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। संसोपा यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। कहते हैं कि उत्तर भारत की राजनीति आज जैसी है और पिछड़ी जातियों का जिस तरह राजकाज और शासन में हिस्सा बढ़ा है, उसकी मूल परिकल्पना राम मनोहर लोहिया की ही थी। इसलिए उन्हें भारत की मूक क्रांति यानी साइलेंट रिवॉल्यूशन का नायक कहा जाता है। उधर उत्तर भारत में आपातकाल की राख ने पिछड़ी जाति के नेताओं को जन्म दिया। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान जैसे नेताओं को यहीं से असली पहचान मिली। मुलायम और रामविलास पहली बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर ही चुनाव जीते थे। रामविलास को असली पहचान तब मिली जब वो जेपी मूवमेंट से जुड़े और आपातकाल में जेल में रहने के बाद 1977 में हाजीपुर से सांसद चुने गए। तब पासवान रिकॉर्ड 4.25 लाख मतों से चुनाव जीते थे और गिनीज बुक में अपना नाम तक दर्ज करा लिया था। लालू प्रसाद यादव पहली बार 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर छपरा सीट से लोकसभा पहुंचे। तब उनकी उम्र महज 29 साल थी और वो सबसे कम उम्र के सांसद थे। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले लालू प्रसाद बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने और पिछड़ों की राजनीति के माहिर हो गए। 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली और 30 अप्रैल को 8 राज्यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा की कांग्रेस सरकारों को बर्खास्त कर दिया। इन राज्यों में जब दोबारा चुनाव हुआ तो सभी राज्यों में जनता पार्टी की सरकार बन गई। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की जीत में पिछड़ों का बोलबाला था। उधर बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए 20% आरक्षण का कानून बना दिया। इससे राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और नौकरियों में पिछड़ा आरक्षण की मांग और तेज हो गई। वक्त की नब्ज पकड़ते हुए मोरारजी देसाई ने 20 दिसंबर 1978 को एक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। बिहार के मधेपुरा से सांसद बिंदेश्वरी प्रसाद यानी बीपी मंडल को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। यह आयोग मंडल आयोग के नाम से आज भी लोगों की जुबान पर तैरता है, लेकिन जनता पार्टी में सब कुछ बहुत दिनों तक ठीक नहीं रह सका। चौधरी चरण सिंह ने जुलाई 1979 में जनता पार्टी में बगावत कर दी। वे 90 सांसदों के साथ सरकार से अलग हो गए और अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। मधु लिमिये, राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता चौधरी चरण सिंह के खेमे में चले गए। चौधरी चरण सिंह ने जनता पार्टी सेक्युलर नाम से नई पार्टी बनाई, बाद में जिसका नाम लोकदल हो गया। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन सरकार बहुत दिनों तक चली नहीं। लोकसभा भंग हो गई और जब चुनाव हुआ तब बड़े बहुमत से इंदिरा गांधी की सरकार वापस लौट आई। उसी साल यानी 1980 के दिसंबर महीने में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में 3,500 से भी ज्यादा पिछड़ी जातियों की पहचान कर आयोग ने उन्हें सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की वकालत की। करीब 10 साल तक रिपोर्ट ठंडे बस्ते में रही। इस रिपोर्ट ने तब तहलका मचाया जब वीपी सिंह की सरकार सत्ता में आई। 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का ऐलान कर वीपी सिंह सामाजिक न्याय के मसीहा बन गए। वीपी सिंह के इस कदम ने भारत के सियासत की सीरत और सूरत दोनों बदल कर रख दी। लोग अब खुलकर पिछड़ों की राजनीति करने लगे थे। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर पिछड़ों से एकजुट होने की अपील की जाने लगी थी। पिछड़ों की राजनीति ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। जिस साल मंडल आयोग की सिफारिशों को अमली जामा पहनाने का ऐलान हुआ,
उसी साल लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। लालू प्रसाद यादव पहले से ही पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे। ऐसे में जब सीएम की कुर्सी उनके हाथ लगी, फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बिहार की राजनीति इस तरह बदली कि 1990 के बाद बिहार में सरकार किसी भी पार्टी की बनी, मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति का नेता ही बना। पिछड़ों की राजनीति ने बिहार में अगड़ी जाति के लिए दरवाजे लगभग बंद कर दिए। एक तरफ पिछड़ों की राजनीति जोर पकड़ रही थी, तो दूसरी तरफ गठबंधन की राजनीति भी परवान चढ़ रही थी। 1977 में हुए सत्ता परिवर्तन ने गठबंधन की राजनीति की बुनियाद डाली थी। यहीं से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई। जब जनता पार्टी का गठन हुआ, तब जनसंघ, भारतीय लोक दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी समेत 10 से ज्यादा दल इसमें शामिल हुए। इससे पहले ये दल अपनी अपनी राजनीति कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस को हराने की जिद इन दलों को साथ लेकर आई। असल में यहीं से गठबंधन की सफल राजनीति की शुरुआत हुई, क्योंकि पहली बार किसी गठबंधन की सरकार सत्ता में आई थी। हालांकि गठबंधन जैसी कवायद नेहरू के समय भी हुई थी। 1952 में हुए पहले आम चुनाव में जनसंघ ने सिर्फ 3 सीटें जीती। इनमें से एक सीट श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी। नेहरू की कश्मीर नीतियों का विरोध करने के लिए मुखर्जी ने गैर कांग्रेसी सांसदों को एकजुट किया और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम से गठबंधन बनाया। इस गठबंधन में उड़ीसा की गणतंत्र परिषद, पंजाब का अकाली दल, हिंदू महासभा और निर्दलीय सांसदों सहित छोटी छोटी कई पार्टियां शामिल थी। बहरहाल 1980 से लेकर 1989 तक जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, तब सब ठीक रहा। दोनों बार इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। लेकिन 1989 में संयुक्त मोर्चा बना। वीपी सिंह इसी मोर्चे की सरकार के प्रधानमंत्री बने, लेकिन महज 11 महीनों में सरकार गिर गई। इसके बाद चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल गठबंधन सरकारों के प्रधानमंत्री बने। गठबंधन की राजनीति की ऐसी बयार चली कि 2009 तक बिना गठबंधन के केंद्र में एक भी सरकार नहीं बनी। हालांकि 2014 और 2019 में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ही सरकार बनी, लेकिन यह दोनों सरकार इस मायने में अलग रही कि दोनों ही बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। 1977 में जनता पार्टी ने गठबंधन की राजनीति की बुनियाद तो डाली, लेकिन धीरे धीरे यह पार्टी अपना वजूद खोने लगी थी। चौधरी चरण सिंह की सरकार के जाने के बाद जनता पार्टी या उसका धड़ा 10 साल तक सत्ता से दूर रहा। साल 1988 में वीपी सिंह की अगुवाई में जनता दल का गठन हुआ। जनता पार्टी और लोक दल का जनता दल में विलय हो गया। 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। इसके बाद जनता दल में पहली टूट चंद्रशेखर की अगुवाई में हुई। चंद्रशेखर ने जनता दल समाजवादी का गठन किया और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली। जनता दल समाजवादी का नाम आगे चलकर समाजवादी जनता पार्टी हो गया और इसी से अलग होकर मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया। लेकिन जनता परिवार में अभी और फूट पड़ना बाकी था। चौधरी चरण सिंह के पुत्र चौधरी अजीत सिंह ने 1992 में जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय लोकदल बना लिया। 2 साल बाद यानी 1994 में नीतीश कुमार ने जनता दल जे बना लिया। उसी साल अक्टूबर में पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली हुई और पार्टी का नाम बदलकर समता पार्टी रख दिया गया। लेकिन 1997 में जनता दल को एक बड़ी टूट का दर्द झेलना पड़ा। चारा घोटाले में लालू यादव का नाम आ चुका था और तब वो न सिर्फ बिहार के सीएम थे, बल्कि जनता दल के अध्यक्ष भी थे। लालू को अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए कहा गया और इसी अध्यक्षता के सवाल पर उन्होंने पार्टी तोड़ दी। उसी साल 5 जुलाई को लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया। 1998 में जनता दल को एक और टूट का सामना करना पड़ा, जब नवीन पटनायक ने बीजू जनता दल बनाकर खुद को अलग कर लिया। 1999 में एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व में कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर का गठन हो गया। अब जो जनता दल बची थी, शरद यादव उसके अध्यक्ष थे। बिहार में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की अगुवाई में समता पार्टी बेहतर काम कर रही थी। 1996 के लोकसभा चुनावों में समता पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। बीजेपी के साथ समता पार्टी केंद्र सरकार में सहयोगी की भूमिका निभा रही थी, जहां नीतीश कुमार रेलवे और कृषि सहित कई महकमों की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। आखिरकार शरद यादव के पास बची जनता दल का 1999 में समता पार्टी के साथ विलय हो गया और आगे चलकर 2003 में यही पार्टी जनता दल यूनाइटेड हो गई।
यानी 1977 में भारतीय राजनीति को बदल कर रख देने वाली जनता पार्टी के घटक दलों में कोई बिखर गया तो कोई निखर गया। राजनीति करवट लेती रही और समीकरण बनते गए, बिगड़ते गए। जनता पार्टी और जनता दल ने अपना वजूद खो दिया, लेकिन इनसे निकली कई पार्टियां अभी भी कई राज्यों में सत्ता में हैं या सत्ता का सुख भोग चुकी हैं। भारतीय राजनीति में इन दलों के उदय होने और पतन होने की कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज है और सियासत का यह शो अभी भी जारी है। तो आज के इतिहास गवाह है में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ हाजिर होंगे। ख्याल रखिए। नमस्कार।